हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? वेलकम 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 टू लीगल लाइंस। आई एम प्रिया, जैसे कि आप जानते हैं मुझे। एंड हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लॉ, बिजनेस लॉस पढ़ रहे थे हम। एंड चैप्टर नंबर है पार्टनरशिप एंड एलपी। सॉरी अगर मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आ रही हो, तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है एंड दैट इज वाई थोड़ी सी वॉइस मेरी डिफरेंट आ रही है, अजीब आ रही है। ओके। सो जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं पहले। लास्ट क्लास में हमने रेफरेंसेस पढ़े थे कुछ कुछ, एंड पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। एंड पार्टनरशिप डीड, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ कंप्लीट किया था। ओके। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ओके। सबसे पहले आते हैं चेंज इन फॉर्म, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि क्या-क्या रीज़न होंगे जब जाके जो फर्म है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा मतलब कि किस-किस मोमेंट पे जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इट विल गेट चेंज्ड। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्म, जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। किस किस वजह से? A change in constitution of firm takes place when introduction of a new partner, अगर नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया है फर्म में तो पुरानी पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाएगी। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर जो पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो रिटायर होता है तो पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाएगी। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई भी एक पार्टनर भी बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है उस पार्टनर की, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाएगी। डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर मर गया है तो भी चेंज हो जाएगी। एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, एक्सपेल्शन करो, डेथ करो या इंसॉल्वेंसी हो पार्टनर की, पांचों केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो पहले पार्टनरशिप फर्म थी अब वो एंड हो गई, अब नई फर्म बनेगी। अब वो एंड हो गई, अब वो नई फर्म बनेगी। ठीक है। इससे क्या, पार्टनरशिप डीड भी चेंज होती है। पहले पार्टनरशिप डीड में मान लो कि ए बी सी का नाम था, सी की डेथ हो गई, तो अब कौन बचे, ए और बी। बट पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म में तो ए बी सी तीनों का नाम है ना। अब जो नई पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी उसमें सिर्फ ए और बी का नाम रहेगा, सी का नाम नहीं रहेगा। इसलिए क्या हुआ, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो चेंज हुई है। ठीक है। ओके। चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस, अभी अपन ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, अगर बिजनेस चेंज कर दिया और नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज कर दिया। A change in the nature of business can be brought about only with the consent of all partners, मतलब कि सारे पार्टनर से कंसेंट करने के बाद ही जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो चेंज कर सकते हैं। 100%, ठीक है, कंसेंट चाहिए सब पार्टनर का नेचर चेंज करने के लिए। A partnership formed for a definite purpose cannot depart from the agreed purpose without unanimous consent of partners, मतलब कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी सिर्फ एक काम करने के लिए, अगर वही काम को आप दूसरा चेंज करने वाले हो तो वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर से यूनानिमसली कंसेंट दी है, मतलब 100% कंसेंट दिए तब तक वो चेंज नहीं कर सकते। तब तक एग्रीड पर्पस जो था पार्टनरशिप का, अगर वो चेंज करना तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक सारे पार्टनर से 100% कंसेंट आ गए हो। सेक्शन 17 सी बोलता है, provides that if a partnership formed for a particular undertaking proceeds to carry on another undertaking, then the mutual rights and duties of partners regarding the new undertaking remains the same as though relating to the original undertaking, मतलब कि जो पार्टनरशिप क्लासिफिकेशन अपन दो पढ़े थे ना, एक पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड एक पार्टनरशिप एट विल। तो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, सिर्फ एक सिंगल अंडरटेकिंग के लिए, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप बनी थी, एंड उसके बाद पार्टनर्स कैरी करना चाहते हैं किसी और अंडरटेकिंग के साथ भी, तो उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस थी वो सेम रहेगी जो पुराने अंडरटेकिंग की थी। सेम रहेगी जो पुराने ओरिजिनल अंडरटेकिंग की थी, वो नए वाले अंडरटेकिंग में भी सेम रहेगी। ठीक है। ठीक है, क्या समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे वही कंपैरिजन ही दिया है जो अपने चारों ऊपर पढ़े थे, पार्टनरशिप, एचयूएफ, को ओनरशिप कंपनी, उन चारों का बस यहाँ पे ब्रीफ में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। तो चेंजेस इन पार्टनरशिप दो टाइप के होते हैं, चेंजेस इन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में और नेचर ऑफ बिजनेस में। ठीक है, ये दो चीजें मैंने पढ़ ली। अब बात आती है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी,
Partners may agree among themselves regarding what shall be treated as partnership property and what shall remain separate property of individual partners. मतलब कि अगर पार्टनरशिप बनी है, फर्म बनी है, तो कुछ प्रॉपर्टी भी तो होगी ना उसकी। बिना प्रॉपर्टी के पार्टनरशिप काम कैसे करेगा? तो पार्टनर्स खुद अग्री कर सकते हैं कि किस-किस चीज़ों को वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहेंगे और कौन-कौन सी चीज़ उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी। इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी रहेगी मतलब पार्टनरशिप में नहीं आएगी। ठीक है? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना है, एग्रीमेंट बना होता तो उसमें लिखा होता कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की होगी। ठीक है, कैपिटल क्या क्या आ रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की होगी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट bought into the common stock by partners at the commencement of business or subsequently added thereto। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी चीज कॉमन स्टॉक जो पार्टनर्स लेकर आए हैं, जो भी चीज पार्टनर्स लेके आए जब पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, तो जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप में, जो भी उन्हें फॉर्म में कंट्रीब्यूट करने एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस या बाद में कुछ एडिशन किया है उन्होंने, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? पार्टनरशिप फॉर्म की मानी जाएगी। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो जो जो पार्टनर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में या बाद में एडिशन करके कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट कुछ भी हो जो लेकर आ रहे हैं, कि वो कॉमनली हम यूज करेंगे, सारे पार्टनर्स कॉमनली इस चीज को यूज करेंगे, तो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विथ मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। मतलब कि जब बिजनेस चल रहा था, जब बिजनेस चल रहा था उस दौरान जो फर्म का पैसा है, फर्म के पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है, कोई भी पैसा जो फर्म की प्रॉपर्टी से खरीदा गया है, फर्म के मनी से खरीदा गया, सॉरी, फर्म की मनी से वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो किसकी मानी जाएगी? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स गुडविल ऑफ द बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है वो किसकी मानी जाएगी? पार्टनरशिप की ही मानी जाएगी, फर्म की ही मानी जाएगी। ठीक है, जो भी फर्म की गुडविल है वो किसकी मानी जाएगी? फर्म की ही गुडविल मानी जाएगी, वो इंडिविजुअल पार्टनर्स की नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला था जहां पे एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। देन ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ओनरशिप किसकी रहेगी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फर्म एंड नॉट टू इंडिविजुअल पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो सब पार्टनर्स की एक साथ है, किसी इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, मतलब वो फर्म की प्रॉपर्टी है, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है। नो पार्टनर कैन ट्रीट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एज इट्स ओन। कोई भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी जो है, उस कोई भी पार्टनर आके ट्रीट नहीं कर सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कि ये मेरी प्रॉपर्टी मैं लेके आया था ना, ये मेरी प्रॉपर्टी। अगर तुम एक बार लेके आ चुके हो फॉर्म में आ चुकी है, सब लोग उसको कॉमन स्टॉक की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप की हो गई। तुम्हें तुम्हें उस पर अकेले का राइट नहीं मिलेगा। A partner has no assignable interest in specific partnership property। किसी भी प्रॉपर्टी पे हम किसी पार्टनर का असाइनेबल इंटरेस्ट नहीं डाल सकते। यहाँ पे केस लॉ होता है। इट वॉज हेल्ड दैट नारायणप्पा वर्सेस भास्कर कृष्णप्पा का केस है, जिसमें आता है द शेयर ऑफ पार्टनर मीन्स हिज प्रपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप एसेट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कन्वर्जन इनटू मनी एंड पेमेंट टू ऑल पार्टनरशिप डेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब इसमें क्या था कि पार्टनर का हिस्सा क्या है वो बता रहा है, पार्टनर का हिस्से में क्या आएगा वो बता रहे हैं। जब भी पार्टनरशिप की हिस्से की बात आएगी तो क्या होगा कि जितने भी एसेट्स हैं उसको रियलाइज किया जाएगा मनी वैल्यू में, उसको रियलाइज किया जाएगा मनी वैल्यू में। फिर सारे डेट्स और लाइबिलिटीज जो पार्टनरशिप की थी वो पे कर दी जाएगी। फिर जो बचेगा अमाउंट, जैसे कंपनी में होता है ना, जो लास्ट में बचेगा वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, वैसे ही यहाँ पे पहले एक बार डेट्स लाइबिलिटीज पार्टनरशिप की पे कर दी, जो भी एसेट्स था उसे रियलाइज करके। जब पे कर दिया उसके बाद जो बचा है, वो उनके प्रपोर्शन में, पार्टनर्स के प्रपोर्शन इंटरेस्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, वो उनका शेयर माना जाएगा। ठीक है, तो ओनरशिप की जब बात आती है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो सीधा फंडा ये है कि जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसमें इंडिविजुअल पार्टनर का कोई भी हक नहीं होता है, कोई भी हक नहीं होता है। वो अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे नहीं दिखा सकता है जब तक वो प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनरशिप की है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फर्म। Mere use of jointly owned immovable property for partnership business does not automatically means it is partnership property। मतलब कि मेरा घर है एंड मेरे घर में सब जो भी पार्टनर्स थे, मिल आके यहीं पे काम करते, तो बिजनेस यहीं से रन होता है।
ठीक है, बिज़नेस यहीं से रन होता है। बट मैं इस प्रॉपर्टी को अभी तक पार्टनरशिप में लेकर नहीं आई हूँ। मैंने ये पार्टनरशिप फर्म को दी नहीं है प्रॉपर्टी। मैं इसे सबको बुला के अपने बिज़नेस पे काम कर रही हूँ, ठीक है? तो भले हम जॉइंटली ये क्या लिखा है, मेयर यूज़ ऑफ जॉइंटली ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब जो है ना, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट जो इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है। तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में नहीं मानी जाएगी जस्ट बिकॉज हम उसको यूज कर रहे हैं, जॉइंटली उसको यूज कर रहे हैं, डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, तब तक समझे? जब तक ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं काम करवा रही हूँ, बिजनेस फॉर्म का बिजनेस चल रहा है, जब तक मैं इसको पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं कर देती हूँ, तब तक ये पार्टनरशिप की फर्म की नहीं मानी जाएगी, तब तक ये मेरी इंडिविजुअल रहेगी। वेदर सच प्रॉपर्टीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब कि जब तक अग्री नहीं किया है पार्टनर ने खुद नहीं दिया, सब लोगों के बीच में अग्रीमेंट नहीं होता कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब पार्टनरशिप फॉर्म की मानी जाएगी, तब तक ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म की नहीं मानी जाएगी, तब तक ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, तब तक ये इंडिविजुअल मेरी ही प्रॉपर्टी रहेगी। इसका केस लॉ है लक्ष्मण दास वर्सेस मिसेस गुलाब देवी। मैं यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ फर्म does not convert into partnership property. The intention of the parties is the governing factor. कि पार्टनर का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो देना चाहता है फॉर्म को, देना चाहता है फॉर्म को। अगर वो देना चाहता है फॉर्म को तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के नाम पे आ जाएगी। अगर वो नहीं, सिर्फ वहां पे काम सिर्फ यूज कर रहे हैं हम उस प्रॉपर्टी को, तब तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। सिर्फ मेयर यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म डज नॉट कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हमको सिर्फ यही लाइन समझनी है इस पूरे केस में, ठीक है? फिर आता है टेस्ट टू डिटरमाइन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। किस क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमको पता चले कि प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है कि नहीं। द अल्टीमेट टेस्ट इज रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का इंटेंशन है प्रॉपर्टी, जो भी चीज है, एसेट को यहाँ पे लेकर आना, पार्टनरशिप में लेके आना, वो जो उसका इंटेंशन है लेके आना, वही माना जाता है रियल टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट, कि वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है कि नहीं। द कोर्ट में कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। कोर्ट कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स, कोर्ट कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करता है जब वो ये देखता है कि प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है कि नहीं। सोर्स ऑफ परचेज मनी, कहाँ से परचेज किया था, इंडिविजुअली पार्टनर ने परचेज किया कि पार्टनरशिप फर्म के पैसों से किया। रीजन फॉर परचेज ऑफ एक्विजिशन, किस वजह से वो प्रॉपर्टी परचेज की थी, क्या वो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए परचेज की गई थी, तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर वो पार्टनरशिप के लिए ऐसे ही कुछ यूज के लिए किसी और चीज के लिए, किसी और रीजन के लिए यूज की गई थी, मतलब अक्वायर करी गई थी, परचेज करी गई थी, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मानी जाएगी। ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रॉपर्टी वो यूज, ठीक है, कि किस वजह से वो प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है। मान लो मैंने गाड़ी खरीदी थी अपना पार्टनरशिप जो डिलीवरी बिजनेस का है, ठीक है, मैं डिलीवरी बिजनेस है पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर्स के साथ, कुछ पार्टनर्स के साथ, और मैंने गाड़ी खरीदी थी सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के लिए कि मैं उस गाड़ी से डिलीवरी कर सकूं, मैं उस गाड़ी से डिलीवरी कर सकूं, तो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, पार्टनरशिप की। मोड इन विच प्रॉपर्टी वॉज ऑप्टेन, किस तरीके से मोड से हमने ऑप्टेन करी थी। क्या हमने पार्टनरशिप फॉर्म का नाम लेके उसको ऑप्टेन किया था, क्या हमने बोला था कि हम ये फॉर्म चलाने वाले हैं तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो भी देखा जाएगा। मोड इन विच प्रॉपर्टी वॉज डेल्ट विथ, किस तरीके से हमने उस प्रॉपर्टी को यूज किया है, किस मोड से यूज किया है। क्या हम उसमें एक ही काम करने से पार्टनरशिप का बिजनेस ही करने के लिए आए हैं, तो यूज टू विच प्रॉपर्टी वॉज पुट, प्रॉपर्टी का यूज ही इस तरीके से हुआ है, यूज ही हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो काम है, फॉर्म का जो बिजनेस काम है, बस वही करने के लिए उसको यूज किया गया है, उसको और किसी काम के लिए यूज ही नहीं करता है, ठीक है। दीज facts are matter of evidence, depend upon facts of each case, indicate intention of parties, but are not conclusive. Such facts may be established through books of accounts, correspondence, partnership deed, etc. ठीक है, यहाँ पे बस ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं जब भी कोर्ट डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है कि नहीं। वो क्या क्या चीज एविडेंसेस देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, करस्पॉन्डेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स और भी होंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो देखेगा, जो डीड है वो देखेगा, ये सब चीजों को भी, ये सब फैक्ट्स को भी देखा जाता है, इंटेंशन को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स को भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये है अबाउट द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।
चलो इसको अपन ने पढ़ तो लिया है, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं अपने पास। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है, एक मिनट में। ओके ओके, तो एक एक का अपन पॉइंट समराइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कब कब मांगी जाएगी? फर्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं होता है तब क्या? जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो तब क्या? तो जितने भी राइट्स, प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट, ठीक है, अ, इसमें तीन चीजें ना, इंटरेस्ट बॉट इन फॉर्म बाय द पार्टनर। पहली चीज तो यही कह रहा था कि जितना भी राइट्स, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट जो कि कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म या बाद में एडिशन करके पार्टनर ही लेकर आया, बॉट इन बाय द फॉर्म, ठीक है, बॉट इन द फॉर्म बाय द पार्टनर। दूसरा, प्रॉपर्टी परचेज्ड विथ फॉर्म्स मनी, ठीक है, फॉर्म के पैसे के साथ ही कुछ प्रॉपर्टी परचेज करिए। एंड तीसरा है गुडविल ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म की गुडविल है वो तो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी ही जब एग्रीमेंट नहीं है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई ओनरशिप क्या रहेगी प्रॉपर्टी की? ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें केस लॉ भी था कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द फर्म एंड नॉट टू इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल पार्टनर को बिलोंग नहीं करेगी। And no partner can treat specific property as his own. A partner has no assignable interest in specific partnership property. तो ownership और partnership property किसकी रहेगी? The firm will own the property and not the individual partner. पहली चीज तो ये हो गई। ये तो तीन लाइन जो अपन ने पढ़ी थी उसमें दो तीनों चीज एक ही चीज बोल रही है, ठीक है। दूसरा जो केस था, जो केस लॉ था, उससे अपन ने क्या सीखा? जो केस लॉ था कृष्णप्पा नारायणप्पा, क्या था नारायणप्पा कृष्णप्पा का, उनका केस लॉ क्या था कि वो बोल रहे हैं कि आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेइंग फॉर्म्स डेट्स, ठीक है, डेट्स या लाइबिलिटीज, आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेइंग फॉर्म्स डेट्स एंड लाइबिलिटीज, द मनी विल बी divided in partners as per their proportion, ठीक है। ये अपन ने ओनरशिप से पढ़ा। ओके, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी यूज की जा रही है फॉर्म फॉर्म के द्वारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फॉर्म, जो फॉर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं।
तो मेयर यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द firm does not make the property as पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इससे अपन ने यही सीखा था, इसके केस से भी अपन ने यही यही सीखा है कि मैं यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द फर्म डज नॉट मेक द प्रॉपर्टी एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेम चीज केस लॉ में भी बोली गई है, सेम चीज केस लॉ में बोली गई है। ओके, लास्ट था कि क्या टेस्ट किया जाएगा टू डिटरमाइन, टेस्ट टू डिटरमाइन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या टेस्ट किया जाएगा टू डिटरमाइन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? तो कोर्ट फॉलोइंग फैक्टर्स दिखेगा। रुको ना एक मिनट, विल कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, अब ये फैक्टर्स जो हैं आपके पेज नंबर जो है 10 में लिखे हुए हैं, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो। अल्टीमेट टेस्ट क्या था? अल्टीमेट टेस्ट क्या था इसका? अल्टीमेट टेस्ट क्या था? ये बस यहाँ पे अच्छे से लिख लो कि अल्टीमेट टेस्ट ये था कि रियल इंटेंशन क्या है पार्टनर्स का। रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स इज अल्टीमेट टेस्ट। अल्टीमेट टेस्ट क्या है? रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स। कभी एमसीक्यू पूछ लिया कि अल्टीमेट टेस्ट टू डिटरमाइन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है, तो रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आ रही है बात किसकी? इंस्टेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स की बात आ रही है, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स की। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू भी दिया हुआ है। लेट्स सी द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पार्टनर्स जनरली एग्जिस्ट इन अ पार्टनरशिप। मतलब अब पार्टनर्स भी एक तरीके के नहीं होते, पार्टनर का भी अलग अलग नेचर, अलग अलग टाइप होता है। पार्टनर्स का भी अलग अलग टाइप होता है, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप फॉर्म में बिहेव करते हैं उस तरीके से उनका टाइप डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरीके के पार्टनर है एक फॉर्म में। उसके भी अपने पास 6 टाइप्स हैं। ओके, पहला तो है एक्चुअल, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। मतलब कि एक्टिव मतलब कि जो काम कर रहा है एक्टिवली, जो पार्टनरशिप में एक्चुअली काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। उसके बाद आता है स्लीपिंग या डोमेंट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो आया है जो कोई काम नहीं कर रहा, एक्टिव का जस्ट अपोजिट हो गया। ऐसा पार्टनर जो कि काम नहीं कर रहा, सिर्फ सिर्फ पार्टनर है, वो नाम है उसका, है कि वो पार्टनर है, सिर्फ वो पार्टनर है बट वो काम नहीं कर रहा, इज अ स्लीपिंग पार्टनर या डोमेंट पार्टनर। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर, मतलब कि नाम मात्र का, सिर्फ नाम मात्र के लिए वो पार्टनर बना है, नाम मात्र के लिए सिर्फ पार्टनर है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जो जो लॉस नहीं लेगा, सिर्फ वो प्रॉफिट्स के लिए आया है। ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आया है, वो बोला जाएगा पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। फिर सब पार्टनर मतलब होता है पार्टनर का पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, इसको अपन अच्छे से समझेंगे, ये लंबी कहानी है कि पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट क्या होता है। पहले जो स्टार्टिंग की इजी इजी है उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारा जल्दी जल्दी कोर्स तो कंप्लीट है ना। पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअल, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर बहुत इजी। These are the ordinary partners who invest money, participate actively in management, share profits and losses। ठीक है, तीनों चीज कर रहे हैं, पैसा भी लेके आ रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं एक्टिवली, जो ये फॉर्म का बिजनेस चल रहा है उसमें, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों को ही शेयर करते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल पार्टनर की डेफिनेशन है ना, ऑर्डिनरी पार्टनर की, वो होते हैं एक्चुअल, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सेक्शन 12 बोलता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि जब भी पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सारे पार्टनर के पास इक्वल राइट है, इक्वल राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या एक्टिव पार्टनर के? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, बाइंड्स हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स बाय एक्ट्स डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि अब वो एक्टिव पार्टनर है तो ऑब्वियसली बिजनेस फॉर्म के लिए कुछ काम कर रहा है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्ट वो कर रहा है बाहर जाके फॉर्म के नाम से, वो फॉर्म को ही बाइंड कर रहा है, अदर पार्टनर्स को ही बाइंड कर रहा है और खुद को भी बाइंड कर रहा है, म्यूचुअल एजेंट बन गया है। ठीक है, मस्ट गिव पब्लिक नोटिस ऑन रिटायरमेंट टू अवॉइड फ्यूचर लाइबिलिटी। जब भी ऐसा एक्टिव पार्टनर रिटायर होने वाला है, ठीक है, रिटायर होने वाला है किसी भी पार्टनरशिप से, तो उसको पब्लिकली नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म से रिटायर होने वाला हूँ, अब मेरा इस फर्म के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं इस फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, अब कोई रिश्ता नाता नहीं। इस दिन के बाद से अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है इस फर्म में, उसमें मेरा हिस्सा नहीं है। क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहा है, सबको मालूम है कि यही तो पार्टनर है इस फर्म का, यही तो पार्टनर इस फर्म का। तो उसको सारी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं पार्टनर नहीं हूँ इस दिन से। इसके बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है इस फर्म के ऊपर, तो मेरे ऊपर वो बात नहीं आएगी, मेरे ऊपर वो बात नहीं आएगी। इसलिए एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना पड़ता है। रीजन यही ना कि अभी आप सबको मालूम है कि लीगल मीन्स अकेडमी प्रियल मैम चला रही है। ठीक है, प्रियल मैम चला रही है। अगर प्रियल मैम को रिटायर होना है लीगल मीन्स अकेडमी से, तो उनको सबके सामने आके बताना पड़ेगा कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ यहाँ से। नहीं तो अगर लीगल लाइन्स अकेडमी बाद में जाके कुछ गलत करती है और मैं रिटायर हो चुकी हूँ, तो आप बोलोगे कि प्रियल मैम ने गलत किया है, आप बोलोगे कि प्रियल मैम ने गलत किया है। तो वो फ्यूचर लाइबिलिटी मेरे ऊपर ना आए, मेरे ऊपर ना आए, इसलिए मैं पब्लिकली आके बता दूंगी कि मेरा इस फॉर्म से अब कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं रिटायर हो गई हूँ इस फॉर्म से। ठीक है, समझ में आया कि एक्चुअल एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है, सबसे इजी। फिर आती है बात स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर की। स्लीपिंग या डोमिनेंट पार्टनर की मीनिंग, वो इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, पैसा तो ला रहा है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, बट वो क्या नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस में, पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस के काम में, मैनेजमेंट में, इसलिए उसको स्लीपिंग या डोमिनेंट पार्टनर कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट में। ठीक है, जहाँ की एक्टिव जो एक्टिव पार्टनर था वो तो पैसा भी लेके आ रहा है, प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहा है, बिजनेस में काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बट स्लीपिंग पार्टनर वो काम नहीं करता, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। फीचर क्या है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लाइबल फॉर एक्ट्स बाइंडिंग ऑन द फॉर्म, हर एक्ट के लिए वो लाइबल होगा जो भी इस फॉर्म के ऊपर बाइंड हुए हैं, जो दूसरे पार्टनर पार्टनर ने बाइंड की है, उस पर स्लीपिंग पार्टनर भी बाइंड होगा। कैन रिटायर विथआउट पब्लिक नोटिस, अब जब किसी को पता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता, किसी को मालूम ही नहीं कि पार्टनर है कि नहीं है, तो अगर रिटायर होना चाहे तो उसको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी सीजेस इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे ही उसने रिटायरमेंट किया उसी टाइम पे ही उसकी लाइबिलिटी भी खत्म। एंटाइटल टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है इवन दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है, पर वो प्रॉफिट शेयर करता है, इन्वेस्ट कर रहा मनी में, इन्वेस्ट कर रहा बिजनेस में। ओके, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, सारे एक्ट जिसपे जिसके ऊपर जो सब पे बाइंडेड है, पार्टनर्स पे, पार्टनरशिप फर्म पे, उस पे बाइंड होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज की कब सीज हो जाती है, जैसे ही इसे रिटायरमेंट किया, जैसे इसका रिटायरमेंट हुआ, वैसे ही उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है, उस दिन के बाद से जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी वो उसकी नहीं होगी, एंड ही कैन रिटायर विथआउट गिविंग पब्लिक नोटिस। ठीक है, ये हो गया स्लीपिंग पार्टनर, इजी। अब आता है नॉमिनल पार्टनर, जो कि सिर्फ नाम मात्र के, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, नाम मात्र के लिए पार्टनर है, सिर्फ उसका नाम लगा है, बाकी उससे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना उसको कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, ना उसको पार्टिसिपेट करना है, ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है। ठीक है, जिनका नाम ही काफी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है, उनको ना पैसे देने की जरूरत है, ना उनको पार्टिसिपेट करना है मैनेजमेंट में, उनका नाम ही काफी है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है, मैंने उस सुपरस्टार को से बोल दिया कि बस आप मेरे लिए नॉमिनल पार्टनर बन जाओ, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए पार्टनरशिप में, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए पार्टनरशिप में, एंड मेरी बिजनेस चल पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, नॉमिनल पार्टनर हुआ, वो हुआ नॉमिनल पार्टनर, ना वो इन्वेस्ट कर रहा है पार्टनरशिप में, ना वो पार्टिसिपेट करने वाला है, सिर्फ वो अपना नाम दे रहा है मेरी फॉर्म में। फीचर्स क्या है, लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, अगर मैं कोई भी गलत काम कर रही हूँ तो ही इज ऑल्सो लायबल, अगर मैं कोई भी गलत काम करती हूँ या कोई भी एक्ट कर रही हूँ तो ही इज ऑल्सो बाइंडेड विद द एक्ट। ठीक है,
नोन टू आउटसाइडर एज पार्टनर, बाहर वालों को लग रहा है कि वो पार्टनर है, ठीक है, वो पार्टनर है, बाहर वालों को ये लगता है। मस्ट गिव पब्लिक नोटिस अपॉन सेपरेशन फ्रॉम द फर्म, जिस टाइम उसको रिटायर होना है फर्म से या सेपरेट होना है फर्म से, तो उसको भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जिस जिस पार्टनर का पब्लिकली मालूम है कि ये पार्टनर है फर्म का, उसको रिटायर होने के बाद पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। नहीं तो अगर रिटायर हो गया, पब्लिक नोटिस उसने नहीं दिया, तो बाद के जो भी एक्ट्स होंगे उसके लिए वो भी उसके लिए लायबल होगा, वो भी उसके लिए लायबल होगा। फिर बात आती है पार्टनर्स एंड प्रॉफिट्स ओनली। क्या आपको नॉमिनल पार्टनर समझ में आया? बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम से समझ में आ रहा है कि वो लॉसेस शेयर नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है। हु इज एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट्स, नॉट लायबल टू शेयर लॉसेस, सिर्फ प्रॉफिट्स ही मांग रहा है, लॉसेस के लिए लायबल नहीं है वो, ठीक है। यूजली एडमिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि क्या, कि हमको किसी से पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, हमने बोला कि आप बिजनेस में बस आ जाओ, लॉस हमारा रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना हिस्सा हम आपको दे देंगे, आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके लिए। लॉस आपका नहीं होगा, लॉस हमारा होगा, एंड जो भी प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हैं, तो आप सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दो इस बिजनेस में, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। Through though exempt from losses internally, he remains liable to third parties for the acts of the firm. मतलब क्या? दो जो भी लॉसेस हो रहे हैं फर्म में, उसमें उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई उसकी लाइबिलिटी नहीं, उसके लिए वो एग्जेम्प्टेड है। बट जो भी लाइबिलिटी थर्ड पार्टीज को होगी, थर्ड पार्टी मतलब फर्म ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी एक्ट किया है, उसके लिए थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल कौन रहेगा? ये भी लाइबल रहेगा, ये भी लाइबल रहेगा, क्योंकि ये पार्टनर है फर्म का, ही इज ऑल्सो बाइंडेड विद द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली समझ में आया। फिर आता है सब पार्टनर। अच्छा, इसके बाद अपन रुक जाएंगे, सब पार्टनर के बाद अपन रुक जाएंगे। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जो पार्टनर बाय एस्टॉपेल है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सब पार्टनर समझते हैं। When a partner agrees to share his profits with a third person, such third person is called a sub partner. मतलब कि अगर कोई पार्टनर अग्री करता है कि उसी थर्ड पर्सन के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करने वाला है, तो उस थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। मतलब पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर, है ना। पार्टनर का पार्टनर इज सब पार्टनर, ठीक है। पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर। जब कोई पार्टनर अग्री करता है कि वो अपने प्रॉफिट्स किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करेगा, मतलब उस थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। अब सब पार्टनर की डेफिनेशन में फीचर्स क्या है उसके, कि वो पार्टनर नहीं है फर्म का, ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ फर्म, पार्टनर ओनली ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर, से वो इंडिविजुअल पार्टनर का पार्टनर है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है। वो इंडिविजुअल पार्टनर का पार्टनर है, फर्म का नहीं। हैज नो राइट्स और ड्यूटीज अगेंस्ट द फर्म, मतलब उसको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, कोई भी ड्यूटीज नहीं टुवर्ड्स द फर्म, वो तो सिर्फ पार्टनर का पार्टनर है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है। एंड कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म में चल रहा है, मैनेजमेंट में चल रहा है, उसमें सब पार्टनर इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्म का पार्टनर नहीं है, वो इंडिविजुअल पार्टनर का पार्टनर है। हमारा फर्म का पार्टनर नहीं, मैं फर्म हूँ, मेरा पार्टनर नहीं है, वो जो इंडिविजुअल पार्टनर है उसका पार्टनर है वो, मेरा नहीं है, ठीक है। तो ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना मैनेजमेंट इंटरफेयर करेगा, उसकी कोई राइट्स और ड्यूटीज भी नहीं है मेरी तरफ, मेरी तरफ उसकी राइट्स और ड्यूटीज भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या इतनी बात हमको क्लियर हो रही है? क्या इतनी बात हमें क्लियर हो रही है? ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा आता है, पार्टनर बाय एस्टॉपेल और होल्डिंग ऑफ। इसके लिए अपन 5 मिनट रुकेंगे, फिर ये सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट बस रुकेंगे टाइमर लगा के, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार रीड कर लो कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, इतना अपन ने 2 पेज के आसपास का अपन ने ज्ञान पढ़ लिया है, 2-3 पेज के आसपास का। क्या आपको इतना समझ में आया है? तो फिर अपन इसके आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट रुकती हूँ मैं, तब तक आप पढ़िए इसको, है ना?